Hi everyone and welcome to Social Onion. Today we are going to discuss the art of putting down the paper, aka resign karna. But before that, here's a small introduction for those of you who are new to this channel. I'm an HR professional in Bengaluru, and on this channel I talk about jobs, works and life in Bengaluru. So if you are interested in that kind of jazz, do consider subscribing. जब भी वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, वीकेंड में 2-3 घंटे लॉग इन करने के लिए बोला जाता है। वर्क आवर्स के बाद मैनेजर का कॉल आता है, बैक टू बैक टीम्स पे कॉल आता ही रहता है। साल भर गधा मजूरी करने के बाद सिर्फ 4% इंक्रीमेंट मिलता है, तब ऐसा लगता है कि आज ही रिजाइन कर दें। बट नो, डोंट टेक हेस्टी डिसीजंस। रिजाइन करना एक आर्ट है, आर्ट। You have to do it mindfully and tactfully. So let's talk about it. But before that, I'll tell you the reason for which you consider resigning, but you should never resign. ज़्यादातर लोग जॉब्स छोड़ते हैं किसी ना किसी टॉक्सिक मैनेजर के चलते। मैनेजर के साथ नहीं बन रही है, सुपरवाइजर बहुत ही ज़्यादा बक बक करता है, जान ले रहा है, नफ्स पे चढ़ा हुआ है, तब आप सोचते हो कि रिजाइन कर दे। बट नो, दैट्स अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ये जॉब आपको हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ जॉब पोस्टिंग्स पे अप्लाई करने के बाद, बीसीओ कंपनीज में इंटरव्यू देने के बाद, इस कंपनी में 7-8 राउंड इंटरव्यू देने के बाद फिर आपको ये जॉब मिला है। दिस इज योर वर्क, योर हार्ड वर्क, योर करियर, एंड you should not give up on your career because your manager is an asshole. You should only resign from your job when your resignation to this job assures growth in your career. One of the major things that defines your resume is your stability. इसीलिए हर 7-8 महीने में जॉब चेंज मत करना, या फिर हर साल इंक्रीमेंट लेने के बाद ही रिज़ाइन मत कर देना। इससे आपका रेज्यूमे जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है, एंड जो सामने वाली कंपनी भी आपका रेज्यूमे देख रही होगी वो भी आपको शॉर्टलिस्ट नहीं करेगी। रिज़ाइन आप तभी करना जब आपने अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि फर्स्ट जॉब में एटलीस्ट 2 साल, और सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपका सेकेंड, थर्ड या फोर्थ अगर जॉब है तो एटलीस्ट उन कंपनीज में आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए हो, उसी के बाद आप रिज़ाइन करना। इससे आपकी स्टेबिलिटी भी दिखती है और फिर आपका फ्रीक्वेंट ग्रोथ भी होता रहता है। So do not resign frequently, do not resign before completing at least 2 years in your first job and at least 3 years in the organizations thereafter. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपने एक कंपनी सिर्फ 7-8 महीने ही हुआ है ज्वाइन किया है, और अभी आपको एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको सैलरी भी बहुत अमेजिंग दे रहे हैं, आपको मे बी अ प्रमोशन और डबल प्रमोशन दे रहे हैं। इस तरह का एकदम ड्रीम अपॉर्चुनिटी, आउट ऑफ द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलता है तो आप फ्रीक्वेंट चेंज कर सकते हो, बट फिर आगे चल के आप उसको लेवल आउट कर देना। यानी कि अगर आपने एक कंपनी मे बी लेस देन अ ईयर या फिर सिर्फ 1.5 साल में ही छोड़ दी है, तो आप ये ट्राई करो कि नेक्स्ट कंपनी में आप एटलीस्ट 4 ईयर्स या 5 ईयर्स रहो, टिक के रहो और फिर ही रिजाइन करो। इससे ये हो जाएगा कि आपका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 3-4 साल हो जाएगा हर कंपनी में, एंड इट विल गिव योर रेज्यूमे अ वेरी नीट लुक। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसिडर बिफोर रिजाइनिंग इज, रिजाइन करने से पहले आपके पास कहीं ना कहीं का एक ऑफर लेटर होना चाहिए। ये ना हो कि आपने तैश में आके, खुन्नस में आके या इमोशनल होके इस कंपनी में रिजाइन कर दिया और फिर आपके पास कोई ऑफर लेटर नहीं है और फिर आप घर पे बैठ गए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसमें अफेक्ट तो पड़ेगा ही, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका रेज्यूमे और ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जैसे स्टेबिलिटी आपके रेज्यूमे को इम्पैक्ट करती है, वैसे ही जो गैप होता है रेज्यूमे में वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट आपके रेज्यूमे में फेंकती है। जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा नेक्स्ट, या जो रिक्रूटर या एचआर आपका रेज्यूमे देख रहा होगा, उसे जब दिखेगा कि आपके रेज्यूमे में गैप है तो वो थोड़ा हिचकिचाएगा आपको कांटेक्ट करने से पहले। ये क्या होता है कि जब भी आपके रेज्यूमे में गैप होता है वो आपके रेज्यूमे को डेप्रिशिएट कर देता है, इसीलिए ज़्यादातर रिक्रूटर्स ही आपको रीच आउट नहीं करना चाहेंगे। रेज्यूमे में गैप होने के कारण ये भी होता है कई बार कि आपकी जो नेगोशिएशन पावर है वो कम हो जाती है, आप सैलरी नेगोशिएट नहीं कर पाते। इसीलिए कई एचआर्स क्या करते हैं कि आपकी लास्ट कंपनी में आपको जो सैलरी मिल रही थी आपको उसी सैलरी में ले लिया जाता है, एंड दे नो दैट यू आर अनएम्प्लॉयड और आपको जॉब की ज़रूरत है, एंड यू कैन नॉट से नो। एंड इस बात का फ़ायदा सब लोग उठाना चाहते हैं, इसीलिए मेक श्योर दैट बिफोर यू रिज़ाइन यू हैव एन ऑफर लेटर इन योर हैंड, एंड होपफुली उस ऑफर लेटर का जो सैलरी है वो आपकी करंट सैलरी से एटलीस्ट 30% ज़्यादा हो।
थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट योर रेजिग्नेशन इज द टाइमिंग ऑफ योर रेजिग्नेशन। और अपनी रिजाइन करने का टाइमिंग आपको अच्छे से प्लान आउट करना पड़ेगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी जो सैलरी होती है वो दो भाग में डिवाइडेड होती है। एक होती है आपकी फिक्स्ड सैलरी और एक होती है आपकी वेरिएबल सैलरी। वेरिएबल सैलरी इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन साल में सिर्फ एक ही बार मिलती है, एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस गिव इट इन नवंबर दिसंबर, सम ऑर्गेनाइजेशंस गिव इन मार्च अप्रैल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आप इसके पहले रिजाइन करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको मार्च में आपका वेरिएबल पे क्रेडिट होगा या नवंबर में आपका वेरिएबल पे क्रेडिट होगा, और अगर आपने जनवरी या फरवरी में रिजाइन कर दिया या नवंबर में क्रेडिट होने वाले अगर सितंबर अक्टूबर में रिजाइन कर देते हैं, तो आपका जो वेरिएबल पे है वो क्रेडिट नहीं किया जाता, उसको रोक लिया जाता है। यानी कि आपने पूरे साल मेहनत की जी तोड़ के, लेकिन जो वेरिएबल पे है या बोनस है वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपने बस वेरिएबल पे मिलने के 1 या 2 महीने पहले ही रिजाइन कर दिया है। तो आपका पूरा साल का मेहनत वेस्ट हो गया या बेकार हो गया। इसीलिए आप अपना रेजिग्नेशन ऐसे प्लान करो कि आपको पहले आपका वेरिएबल पे मिल जाए, वो आपकी सैलरी में क्रेडिट हो जाए, और उसके बाद आप रिजाइन करो। द बेस्ट वे इज कि रिजाइन आप करो इन द न्यू फिस्कल ईयर। तो क्या होगा कि जैसे आपने अप्रैल से मार्च तक काम करा और मार्च में आपको वेरिएबल पे क्रेडिट हो गया, वेरिएबल पे मार्च में क्रेडिट होने के बाद आप अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजाइन कर दो, नवंबर वाले दिसंबर के फर्स्ट वीक में रिजाइन कर दे। आपको अपना पूरा का पूरा रेजिग्नेशन इसी तरह से प्लान करना होगा, नहीं तो आपके साल की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। कई कई कंपनीज में 10% to 30% वेरिएबल होता है, एंड दिस इज अ ह्यूज अमाउंट एंड देयर इज नो पॉइंट दैट यू शुड वेस्ट इट। अब आते हैं रिजाइन के दिन क्या करना है। तो मान लेते हैं कि आपने अपने अच्छे खासे 3 साल कंप्लीट किए, आपके पास एक ऑफर लेटर भी आ गया है किसी और कंपनी से, आपको अपना वेरिएबल पे भी मिल गया है, अभी आपको रिजाइन करना है। तो आप कैसे रिजाइन करोगे? देखिए, मैं ये समझ सकती हूँ कि आपको इस कंपनी से या इस सुपरवाइजर से बहुत खुन्नस है और आप इसी दिन का वेट कर रहे थे कि मेरे हाथ में एक दूसरा ऑफर हो और मैं रिजाइन करने जाऊं और मैं अच्छा सा सुना दूं, अच्छे से सुना दूं, एक बहुत रूड ईमेल लिखूं, इसको मार्क करूं, उसको मार्क करूं, एकदम तहलका मचा दूं। ये सब नहीं करना है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये सब आगे जाके आपके करियर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। आई बिलीव कि यू शुड ऑलवेज मेंटेन अ वेरी क्लीन स्लेट इन योर करियर। किसी के साथ भी अपना प्रोफेशनल रिलेशन खराब नहीं करना है। तो अगर आपके पास ऑफर लेटर है और आपने अपना मन बना लिया है कि आपको आज रिजाइन करना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले अपने सुपरवाइजर्स को बात करेंगे, आप बोलेंगे कि आपको उनका 15 मिनट्स या हाफ एन आवर चाहिए। कुछ भी ईमेल मत कीजिए, टीम्स पे चैट मत कीजिए, बाय सम टाइम टू हैव एन ओरल कॉन्वर्सेशन। तो वो आपको बोल देगा कि सो एंड सो टाइम इज द अवेलेबिलिटी, गेट दैट अवेलेबिलिटी, गेट ऑन अ कॉल। कॉल पे बहुत प्यार से बात करिए, बहुत विनम्र होकर बात करिए, क्योंकि ये जो सुपरवाइजर है ये 10 साल बाद फिर से आपका सुपरवाइजर बन सकता है। मैंने ये सब होते हुए देखा है, क्योंकि इट्स द सेम इंडस्ट्री, यू आर गोइंग टू स्टे इन द सेम इंडस्ट्री एंड द सेम इंडस्ट्री हैज जस्ट दिस मेनी पीपल। तो जो आज आपको ले रहा है वो कल आपके सुपरवाइजर को भी लेगा, और आप नहीं चाहोगे कि ये आपकी लाइफ वापस कभी हराम करे। सो बी वेरी कॉर्डियल विद द सुपरवाइजर, थैंक हिम फॉर द पास्ट 2-3 years जो भी आपने बिताया है उसके साथ, उसने आपको जो भी सपोर्ट करा, अगर नहीं भी करा है तो भी बोल दो, उसको भी मालूम है कि उसने आपके साथ कैसा बिहेव किया है। वी ऑल नो वॉट इज गोइंग ऑन, बट द आर्ट इज यू हैव टू बी वेरी कॉर्डियल, वेरी प्रोफेशनल। सो थैंक हिम फॉर ऑल द हेल्प ही डिड, इवन इफ ही डिड नॉट डू इट। और उसके बाद आप बोलो कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको करियर ग्रोथ दिख रहा है वहां पे, एंड इसीलिए आप अभी इस ऑर्गेनाइजेशन से आप रिजाइन करोगे। कभी भी आप ये मत बोलना कि मुझे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मेरी शादी हो रही है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, या मेरे घर में कोई बीमार है, या लड़के भी जिस तरह की एक्सक्यूजेस देते होंगे। डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस। यू आर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज यू गॉट अ बेटर अपॉर्चुनिटी। वो आप सामने वाले को बोलो कि भाई आपने मुझे किसी लायक नहीं सोचा होगा, या फिर आपने मुझे प्रमोशन नहीं दिया होगा, लेकिन किसी और ने मुझे तरक्की के लायक सोचा है, एंड ही इज गिविंग मी द तरक्की एंड आई एम गोइंग एंड टेकिंग माई तरक्की। बी वेरी कैंडिड अबाउट इट। आप कहीं और जॉब लेके जा रहे हो, ये बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है। नोटिस पीरियड के बारे में बात कर लो ओवर द कॉन्वर्सेशन कि मैं 90 डेज का नोटिस पीरियड या 60 डेज का जो भी है आपका,
उसके अनुसार बात कर लो, बोल दो कि नई जगह पे मेरा ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, मुझे इससे पहले रिलीज चाहिए, आप प्लीज कर दीजिए। ये सारा कॉन्वर्सेशन आप टीम्स पे या फोन पे जैसे भी आपकी बात होती है, या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, however you are talking to your supervisor, वो आप निपटा लो अच्छे से on a very good note, very healthy note, and then you go back to your seat, you open your laptop or your computer, and then you send the resignation letter, and this is your final step. ये रेजिग्नेशन लेटर भी बहुत कॉर्डियल ही आप लिखो कि डियर मनोज, आशीष, अभिषेक, शैली, प्रीति, प्रिया, प्रियंका, जो भी आपके सुपरवाइजर का नाम है, लिखो आई एज डिस्कस्ड विथ यू, I have decided to resign, blah blah blah. I am thankful for the opportunity, for the time I have spent. बहुत अच्छा मैंने टाइम बताया, आप लोगों ने बहुत कुछ सिखाया. I hereby resign today. I am going to serve my notice period for so many days. मेरा लास्ट वर्किंग डे ये होने वाला है, काइंडली कंफर्म. इसके साथ साथ आपको एक और काम करना है. कई ऑर्गेनाइजेशंस में, आजकल के नए ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि यू हैव टू गो एंड रजिस्टर योर रेजिग्नेशन ऑन ए टूल. जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, गो टू दैट टूल एंड यू इनपुट योर रेजिग्नेशन देयर ऑल्सो. क्योंकि आज आपने एक ईमेल भेजा है, वो आपका सुपरवाइजर आज ही देखेगा, आज ही रिस्पॉन्ड करेगा, कल करेगा, यू नेवर नो. जिस दिन से आप अपने वो टाइम टूल में अपना रिजाइन, या जहां से भी आप लोग एग्जिट करते हैं, वहां पे जब तक अपना रेजिग्नेशन नहीं डालते हैं, तब तक आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट नहीं होता. तो ऐसा होगा कि 4 दिन बाद आपका सुपरवाइजर आके बोलता है कि ठीक है, मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद आप टूल में डाल रहे हो, और उसके बाद टूल में डालने के बाद आपका नोटिस पीरियड और 4 दिन पीछे चला गया, जिसकी वजह से आपका लास्ट वर्किंग डे और 4 दिन पीछे चला जाएगा, और नेक्स्ट कंपनी में जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो फिर आगे पीछे करनी पड़ेगी आपको वो सब प्रॉब्लम में जाना ही नहीं है. आपने बात कर ली सुपरवाइजर से, आपने रेजिग्नेशन डाल दिया, सीधा टूल पे जाओ, टूल पे जाके अपना एग्जिट प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कर लो, ताकि आप अपना नोटिस पीरियड बचा सको, नोटिस पीरियड में आपको एक्सटेंड ना करना पड़े. एंड दैट इज इट. इस तरह से आप रिजाइन करो. रेजिग्नेशन देने के टाइम, एज आई ऑलवेज से, मेक श्योर you have completed at least 2 to 3 years in your organization. Make sure you have an offer in your hand. Make sure कि आपका बोनस वेरिएबल पे जो भी है वो आपको मिल चुका है. आपने बहुत ही इज्जत के साथ अपने सुपरवाइजर से, चाहे वो कितना भी हरामी हो, बहुत ही इज्जत से बात करी है, और फिर आपने जो अपना प्रोसेस है वो माइंडफुली इनिशिएट कर दिया है, ताकि नोटिस पीरियड को लेके कोई गड़बड़ ना हो. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि नोटिस पीरियड में क्या डूज करें और क्या डोंट्स करें, नोटिस पीरियड में कैसे रहें. इफ यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज यू मे ऑल्सो एंजॉय द नोटिस पीरियड वाला वीडियो. तब तक के लिए